गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम चर्चा कर रहे थे फ्रांस की क्रांति की। तो हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। राजनीतिक परिस्थितियां तो लुई चौदहवें से शुरू हो गई थी और सामाजिक परिस्थितियां भी थी। ऐसे समाज तीन वर्गों में बटा हुआ ही था काफी लंबे समय से। आर्थिक स्थिति भी दयनीय चली आ रही थी। अब तत्कालीन उस समय ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसने फ्रांस की क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। तो हम आज फ्रांस की क्रांति के तत्कालीन कांड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो, फ्रांस की क्रांति का जो तत्कालीन कारण माना गया वही फ्रांस की आर्थिक स्थिति को माना गया। तो इस आर्थिक स्थिति ने ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा कर दी थी कि उस समय क्रांति हो गई। तो देखो, फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफी लंबे समय से खराब चली आ रही थी। यही क्रांति के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी थी। देखो, फ्रांस के शासकों ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास जो किया, वो प्रयास लुई चौदहवें के समय से ही क्या हो गए थे, आरंभ हो गए थे। लेकिन फ्रांस के शासक इस कार्य में सफल नहीं हो पा रहे थे। और लुई 16वें के समय तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि जो पैसा, जो आय हो रही थी, वो सारा पैसा कर्जा जो लिया हुआ था, जो ऋण लिया हुआ था, उसके ब्याज को चुकाने में ही चला जाता था। अतः फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। तो लुई 16वें ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तुर्गो नाम के आदमी को अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया। तो तुर्गो को जब वित्त मंत्री नियुक्त किया तो तुर्गो ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कहा कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ना तो ज्यादा ऋण लेने की आवश्यकता है और ना ज्यादा कर लगाने की आवश्यकता है, ना दिवालियापन की आवश्यकता है। इसके लिए कृषि और व्यापार में सुधार करना आवश्यक है। ठीक है। और उसने क्या कहा कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शाही खर्चे को कम कर देना चाहिए। शाही खर्चा कम हो गया, शाही खर्चा मतलब राज परिवार का जो खर्चा है, अगर शाही खर्चा कम हो गया तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो मैरी अंतोनेट को इस बात का गुस्सा आ गया। तो मैरी अंतोनेट ने अपने प्रभाव का प्रयोग करके तुर्गो को वित्त मंत्री के पद से हटवा दिया। ठीक है। अब तुर्गो को वित्त मंत्री के पद से जब हटा दिया तो लुई 16वें ने क्या किया, नेकर को अपना नया वित्त मंत्री नियुक्त किया। नया वित्त मंत्री किसको नियुक्त किया, नेकर को। तो नेकर को जब नया वित्त मंत्री नियुक्त किया तो नेकर को ये लगा कि अगर फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो आय व्यय का एक ब्यौरा रखा जाए कि कितनी आय हो रही है और कितना व्यय हो रहा है, किस किस कार्य पर ये व्यय हो रहा है। उसने आय व्यय का ब्यौरा बनाया और उसको दरबार में भिजवा दिया और उसको जनता में भी भिजवा दिया। और वैसे ये जो आय व्यय का ब्यौरा होता था, इसे क्या रखा जाता था, गुप्त रखा जाता था। लेकिन नेकर ने ये जो आय व्यय का जो विवरण था, जो गुप्त रखा जाता था, ये जब जनता तक पहुंच गया तो क्या हो गया, लुई 16वां नेकर से नाराज हो गया क्योंकि उसने आय व्यय का ब्यौरा तैयार करके राज्य के पास शासन में भिजवाया और जनता में भी भिजवा दिया। तो नेकर को लुई 16वां नेकर से नाराज हो गया, उसने उसको भी वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। अब लुई 16वें ने क्या किया, कैलोन को नया वित्त मंत्री नियुक्त कर डाला। अब जब कैलोन को नया वित्त मंत्री नियुक्त कर डाला तो उसने क्या कहा, कैलोन ने, कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने को दूसरे देशों से ऋण लेना चाहिए। आपको दूसरे देश ऋण तभी देंगे जब हम अपने आप को अमीर दिखाएंगे। देखो, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम एक बार आवश्यकता है हम ले रहे हैं और व्यापार में लगाने के लिए ले रहे हैं, फिर लौटा देंगे। तो उसके लिए क्या है, अमीर दिखना जरूरी है। ठीक है। तो उसकी इस दूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, और भी ज्यादा खराब हो गई। पहले इतने सारे कर्जों का भार था, अब नए ऋण लिए और उसके लिए अमीर दिखाया। अमीर दिखाने के लिए अपनी शान शौकत बढ़ाई। और पहले ही पैसा नहीं है और फिजूल के कार्यों में पैसा और ज्यादा खर्च हो रहा है, तो फ्रांस की स्थिति क्या हो गई, और ज्यादा दयनीय हो गई। तो अब क्या किया, लुई 16वें ने कैलोन को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया।
और क्या किया, ब्रायन को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया। अब जब ब्रायन को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया तो ब्रायन ने क्या कहा कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो अगर फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो समाज के सभी वर्गों पर, प्रथम स्टेटस है, चाहे द्वितीय स्टेटस है, चाहे वो तृतीय स्टेटस है, जितने भी वर्ग हैं समाज के, सब पर एक सामान्य कर लगाने का उसने प्रस्ताव रखा। एक सामान्य कर लगा देते सभी लोगों पर, वो कर आएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो सारे कर तृतीय स्टेटस से आ रहे थे, प्रथम और द्वितीय से तो कर आ नहीं रहा था, तो उसने लगा कि समाज के सभी वर्गों पर एक कर लगा दिया जाए तो क्या है, कर आएगा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और उससे क्या होगा, फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ठीक है, तो उसने सामान्य लोगों पर एक नया कर लगाने का प्रस्ताव रखा। तो ये जो कर था, मैंने आपको बताया था कल कि पार्लियामेंट के पास भेजा गया ये प्रस्ताव। लुई सोलवे ने ये जो नया कर लगाने का ये जो प्रस्ताव था, ये पार्लियामेंट के पास भेज दिया। कल मैंने आपको पार्लियामेंट के बारे में बताया था कि पार्लियामेंट राजा के आदेशों को क्या करती थी, पंजीकृत करती थी। ठीक है, तो राजा ने ये जो आदेश भेजा नया कर लगाने का, इसने क्या किया, पंजीकृत करने से मना कर दिया। इसने क्या कहा कि मैं राजा के आदेश को पंजीकृत कर सकती हूँ, लेकिन मैं नए कर को लगाने का कैसे हम ही कर सकती हूँ। तो उसने क्या कहा कि नया कर लगाने का जो अधिकार है वो मेरे पास नहीं है, और ये जो अधिकार है ये किसके पास है, स्टेटस जनरल के पास है। मैंने आपको स्टेटस जनरल के बारे में भी बताया था कि स्टेटस जनरल एक संस्था थी जो राजा की निरंकुशता पर क्या लगाती थी, अंकुश लगाती थी। कल या परसों की क्लास में हम इस टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं। तो जनता ने क्या किया, इस नए कर को देने से मना कर दिया, हम तो कर देंगे नहीं ये कर। ठीक है, तो अब ये जो नया कर लगाने का ये जो प्रस्ताव था, जब पार्लियामेंट ने क्या कहा कि नया कर लगाने का अधिकार तो किसके पास है, स्टेटस जनरल के पास है, तो ऐसी स्थिति में लुई सोलवे ने 1 मई 1789 को स्टेटस जनरल के अधिवेशन की घोषणा कर दी कि स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया जाए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, पिछले मैंने आपको बताया था कि स्टेटस जनरल के लोग कार्यवाही को भूल गए थे, काफी समय से इसके अधिवेशन नहीं हो रहे थे। तो पिछले 175 वर्ष हो चुके थे, स्टेटस जनरल का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। लोग इसकी जो कार्य प्रणाली थी उसको भूल गए थे, लेकिन इधर उधर से अब क्या किया गया, इसकी कार्य प्रणाली का पता लगाया गया कि स्टेटस जनरल कैसे कार्य करती थी। अब क्या हुआ, घोषणा हुई थी ना कि स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया जाए। कब की थी ये घोषणा, 1 मई 1789 को। ठीक है, और फिर 5 मई 1789 को अधिवेशन बुलाया गया। ठीक है, 5 मई 1789 को अधिवेशन बुलाया गया। स्टेटस जनरल के 3 सदन थे, जिसमें प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस और तृतीय स्टेटस, सभी का क्या था, एकमत होना चाहिए था। ठीक है, इसमें क्या था, लेकिन प्रत्येक सदन का एकमत होता था। लेकिन क्या हुआ, इसमें तृतीय स्टेटस के लोगों की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है, तो लुई सोलवे ने क्या कहा कि प्रथम स्टेटस और द्वितीय स्टेटस के लोगों का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। ठीक है, उन्हीं को ही अधिकार है स्टेटस जनरल में। ठीक है, तो जब लुई सोलवे ने ये बात कही तो ऐसी स्थिति में सर्वसाधारण वर्ग के लोग जो थे, तृतीय स्टेटस के लोग थे, उन्होंने भी वोट का अधिकार मांगा कि हमें भी वोट का अधिकार होना चाहिए। लेकिन लुई सोलवे ने सर्वसाधारण वर्ग को वोट का अधिकार देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो तृतीय वर्ग के लोगों की संख्या, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, 80% लोग तृतीय वर्ग के लोग थे, उन्होंने अपने आप को सर्वसाधारण सभा घोषित कर दिया। ठीक है, और सर्वसाधारण सभा घोषित कर दिया। और ये जो स्टेटस जनरल का जहाँ अधिवेशन हो रहा था, इसी के पास उन्होंने 20 जून 1789 को मैदान था जहाँ टेनिस का खेल खेला जाता था, इसलिए इसे टेनिस कोर्ट का मैदान कहा जाता था। तो 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में ये जो सर्वसाधारण वर्ग के लोग थे, इन्होंने ये शपथ ली थी कि जब तक हम फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते, हम यहाँ एकत्रित
होते रहेंगे। जब तक हम फ्रांस के राजा की निरंकुशता को खत्म नहीं कर देते, फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते जो सब लोगों को मान्य हो, तब तक हम इस मैदान में इकट्ठे होते रहेंगे। तो कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि टेनिस कोर्ट के मैदान की शपथ क्या थी, कब ली गई? तो 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। ठीक है, इसके पश्चात सर्वसाधारण वर्ग ने ये शपथ ली और 20 जुलाई 1789 को फ्रांस के ये जो शासक थे, ये निरंकुश जो शासक थे, इनकी निरंकुशता का जो परिचायक था, इनका दुर्ग बास्तिन का दुर्ग, बास्तिन के का ये जो दुर्ग था, इसका सर्वसाधारण वर्ग ने क्या कर दिया? पतन कर दिया और यहीं से फ्रांस की क्रांति का आरंभ हो गया। तो ये थी आपकी फ्रांस की क्रांति का मेन कारण। लुई 16वां था इस समय शासन। तुर्गो को बनाया वित्त मंत्री, नेकर को, कैलोन को, ब्राइन ने सभी लोगों पर एक नया कर लगाने के लिए कहा गया, जिसके लिए पार्लियामेंट के बाद स्टेटस जनरल की कार्यवाही का पता लगाया गया और जिसमें सर्वसाधारण वर्ग को जब अधिकार नहीं दिया तो सर्वसाधारण वर्ग ने 20 जून 1789 को एक शपथ ली टेनिस कोर्ट के मैदान में कि हम इकट्ठे होते रहेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए नया संविधान नहीं बना लेते। और 20 जुलाई 1789 को उन्होंने फ्रांस की शासकों की निरंकुशता के पक्षायक बास्तिन के दुर्ग को खत्म कर दिया। यहीं से क्रांति का श्री गणेश हो गया या आरंभ हो गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।